तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सैम्पल पेपर को कर रहे हैं 2025-26 के। तो लास्ट के जितने भी वीडियोस हैं हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक को कवर कर लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे 31 से, क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी ही सही, जिसे क्वेश्चन को आप भी देखते रहो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है, 2 स्टूडेंट्स मेहुल एंड राशि आर सीकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है मेहुल और एक का नाम है राशि। दोनों एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। The probability that Mehul is selected is 0.4 and the probability of selection of exactly one of them is 0.5। तो दोस्तों, मेहुल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे? 0.4। और कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब है कि अगर मेहुल का सिलेक्शन होता है तो राशि का नहीं होता है, और राशि का सिलेक्शन होता है कॉलेज में तो मेहुल का नहीं होता है। तो इसमें दिया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम की प्रोबेबिलिटी है 0.5। फिर कहता है चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट करता है। ये नहीं कि एक का सिलेक्शन हुआ तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक का सेलेक्ट होना दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो कहता है इसमें फाइंड द चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि। राशि के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। Also find the probability of selection of at least one of them। और कम से कम एक का सिलेक्शन हो जाए। At least हम यूज करते हैं कि चाहे मेहुल का सिलेक्शन हो, चाहे राशि का सिलेक्शन हो, चाहे दोनों का। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से शुरू से पढ़ते हुए जो टर्म्स हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया है m से, m सच दैट ये सेट क्या रिप्रेजेंट करता है? मेहुल इज सेलेक्टेड। मेहुल का सिलेक्शन होना वो हमने m से डिनोट किया है। और r सच दैट राशि इज सेलेक्टेड। राशि का सिलेक्शन होगा उसको हमने r से डिनोट किया है या रिप्रेजेंट किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट मेहुल इज सेलेक्टेड इज 0.4। इसका मतलब मेहुल के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये है 0.4। ये हमारा गिवन हो जाएगा दोस्तों। इसमें गिवन ये है गिवन दैट मेहुल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब दोस्तों, अगर मेहुल का सिलेक्शन होगा तो राशि का सिलेक्शन नहीं होगा, प्लस अगर मेहुल का सिलेक्शन नहीं होगा और राशि का सिलेक्शन होगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं 2 के लिए। ये दिया है 0.5, ये चीज दिया है। फिर कहता है इसमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट। मतलब m एंड r क्या है इसमें? r इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हम इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बोथ मेहुल एंड राशि, तो ये कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ m, मतलब मेहुल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इंटू राशि के सेलेक्ट होने की
प्रोबेबिलिटी, ये इनटू के इक्वल होता है दोस्तों इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें क्या कहा है, फाइंड द चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि। तो हमें क्या फाइंड करना है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए टू फाइंड, देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहला तो हमें फाइंड करना है राशि के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है इसमें एट लीस्ट वन ऑफ देम। एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है दोनों का यूनियन, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन आर, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो एक बार दोस्तों ये पूरा आप डिटेल्स वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसको मिटाता हूं और सॉल्व करते हैं। ये वाली लाइन मिटा देता हूं यहां पे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों, इस लाइन से शुरू करेंगे। यहां पे ये दिया है ना, इस लाइन से शुरू करेंगे हम। तो क्या होता है यहां पे देखिएगा आप, हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये भी मिटा दें जिससे जगह मिल जाएगी हमको थोड़ी। देखिए जैसे अगर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी का यूज हम यहां पे करेंगे। तो इसके आगे की लाइन क्या होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन आर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वही चीज एम इंटरसेक्शन आर, कितना होगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5। अब देखिएगा आप इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, फिर इसको लिखते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू 0.5, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी दी गई है, मेहुल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो हम पहले एक लाइन और ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस 2, एम एंड आर इंडिपेंडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ये हो जाएगा दोस्तों 0.5। अब वैल्यूज आप रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम हो जाएगा 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू 0.5, ये हो जाएगा। तो आप भी सॉल्व करते रहिए, हम भी सॉल्व करते रहें। बोर्ड का पेपर आपको ही देना है, हमारा काम है केवल गाइड करना, आपको समझाना सिखाना, बाकी मेहनत आपको करनी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, दिस इम्प्लाइज 0.4 प्लस
यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 इंटू 0.4 बचेगा 0.8, ये हो जाएगा 0.5, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 0.4 को दूसरे साइड में सेंड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक तो दोस्तों होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू 1 में से माइनस करोगे 0.8 को तो आएगा 0.2, और यहाँ पे आएगा 0.5 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.1, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर को रोकना है, बाकी सब को दूसरे साइड में सेंड कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना हो जाएगा, राशि के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। अब अगर दोस्तों हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 10 से, तो कितना हो जाएगा 1/2, या 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। तो ये आ गया दोस्तों हमारा राशि के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और लास्ट में हमको निकालना है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, मतलब मेहुल और राशि में से कम एक का सिलेक्शन तो हो ही जाए। तो एटलीस्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे हम यूनियन का यूज करते हैं, और उसमें एंड भी छिपा रहता है। तो मेहुल यूनियन राशि, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना होगा दोस्तों, एम इंटरसेक्शन आर। चलिए वैल्यू रख दें यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, क्योंकि दोनों क्या है, एम और आर इंडिपेंडेंट हैं। तो वैल्यूज रखिए आप यहाँ पे। तो एम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4, आर की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है 0.5, और यहाँ हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू 0.5। तो कितना होगा, 0.4 प्लस 0.5 कितना होगा, 0.9, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 0.20, और ये हो जाएगा जब 9 में से 2 गया 7, तो 0.70। तो दोस्तों यूनियन की भी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने आर निकाल रखा है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन आर होगा 0.7। 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं होना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप कि कभी शॉर्टकट मत अपनाओ। अगर टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है, तो आप डिटेल्स में लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो मार्किंग होता है वो स्टेप वाइज होता है। तो मान लीजिए भगवान ना करे यहाँ पे आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, तो जितने भी आप स्टेप्स लिखोगे उस पर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अब शुरू के स्टेप्स ही आप मिसिंग करके डायरेक्ट कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन ही गलत हो जाए, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए स्टेप्स को लिखिए, फॉलो कीजिए, और कोई भी टर्म मिस मत कीजिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि समय कम लगे। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद दोस्तों हमारा शुरू होता है सेक्शन डी, जो लॉन्ग आंसर
क्वेश्चन है इसमें, तो एक बार मैं वीडियो पॉज करके मिटा के क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा समय बच जाएगा हमारा, फिर हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे। आज से हमारा शुरू होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। उनमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बाहर का भी होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट्स, रूल्स जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को किया है, वहीं से होगा। मतलब आपको परेशान नहीं होना है कि अब हम कहाँ से और तैयारी करें। आप दोनों किताबों को अच्छे से कीजिए, सैम्पल पेपर को कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, वो सफिशियंट है, और उन्हीं को रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। 5 मार्क्स ईच, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। 32 देखिए, 32 में दोस्तों 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक है ए और एक है बी। ए आपके सामने लिखा गया है, फर्स्ट रो है 3 -6 -1, सेकेंड रो 2 -5 -1, और थर्ड रो है -2 4 1। ऐसे ही बी लिखा गया है। तो सबसे पहले कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ए बी निकालना है। एंड हेंस सॉल्व। जब भी दोस्तों एंड हेंस लिखा रहे, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मिले एंड हेंस सॉल्व, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आया है इसका यूज करना है यहाँ पे। एंड हेंस सॉल्व मतलब ए और बी को इनटू करने के बाद जो कुछ भी आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, उसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये कहलाता है दोस्तों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, और 3 इक्वेशंस हैं। इसमें से हमें x, y और z के लिए सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन है दोस्तों 3x - 6y - z = 3। दूसरा है 2x - 5y - z + 2 = 0, और -2x + 4y + z = 5। अब अगर दोस्तों अगर इनके हम कोफिशिएंट्स को देखें, तो देखिए 3 - 6 - 1 है, ये हमारा यहाँ मिल रहा है। देखिए 3 - 6 - 1 है। तो पेपर को करते समय एक बार देख लेना। कभी कभी दोस्तों ट्रांसपोज का मिलता है, जैसे 3 - 6 - 1 यहाँ नहीं होकर यहाँ होगा पहले कॉलम में, तो एक अलग केस हुआ। उसको मैं जब रिवीजन वाले वीडियोस बनाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पे करवाऊंगा। देखिए फिर है 2 - 5 - 1, यहाँ देखिए 2 - 5 - 1, यहाँ पे है -2 4 1, तो -2 4 1, तो जरूर यहाँ पे ए का यूज तो होगा ही होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा हम रोक के फिर से क्वेश्चन को मिटा के पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद बताया जाएगा आगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने a × b लिख लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय हम करते क्या है दोस्तों, जो पहला मैट्रिक्स है जो सबसे लेफ्ट में है और ये राइट में है, लेफ्ट में है, तो फर्स्ट रो को हम दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो आप जानते होंगे, आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा होगा पूरा, फिर भी हम एक बार हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं 3 × 1, कितना आएगा यहाँ पे 3, प्लस -6 × 0, यहाँ हो जाएगा 0, प्लस -1 × 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। ऐसे ही सेकंड में 3 × -2, कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, फिर -6 × -1 +6, और फिर होगा दोस्तों -1 × 0 +0। तो दोस्तों इस तरह से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पूरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके।
तो दोस्तों मैंने ये रोज और कॉलम्स को पूरा मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हमारा आया है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे a इंटू बी इक्वल्स टू, देखिए 3 और -2, यहां पे हो जाएगा 1। इसके बाद दोस्तों यहां पे -6 + 6 0, ये पूरा 0 होगा, और यहां पे 6 - 3 ये भी 0 होगा। फिर 2 - 2 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 0, -4 + 5 हो जाएगा 1, और 5 - 5 हो जाएगा यहाँ पे 0। -2 + 2 कितना होगा यहाँ पे 0, और 4 - 4 हो जाएगा 0, 2 - 4 + 3 कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट आ गया दोस्तों यहाँ पे आई। और आपने एक चीज और ध्यान दिया था अभी कि जो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए का यूज हो रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, वैसे हल्का सा रिवाइज मैं करता हूँ। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लिखते हैं ax = b। अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो, वैसे तो b यूज है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे c। तो ax = क्या हो जाएगा यहाँ पे c। तो यहाँ पे x होता है a इनवर्स इंटू c। इसका मतलब a का इनवर्स मिलना चाहिए। a का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है दोस्तों, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि हमने a b i निकाल दिया तो फिर a का इनवर्स b लिख दिया और हमारी कहानी खत्म। ऐसा नहीं, यहाँ पे हमको पहले a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो हम चलिए a का डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख लिया है। तो चलिए ज़्यादा नहीं, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। कितना हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को आप हाइट कीजिए तो कितना आएगा -5 -1 4 1। नेक्स्ट माइनस ऑफ -6 अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कीजिए तो 2 -1 -2 1 2 -1 -2 1। और नेक्स्ट आएगा दोस्तों प्लस ऑफ -1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 -5 -2 4। कितना होगा 2 -5 और -2 4। इसको अगर हम जल्दी से सॉल्व करें तो 3 इंटू -5 × -5 माइनस ऑफ -4 + 4, यहाँ पे माइनस +6, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 माइनस प्लस अगेन माइनस -2 प्लस -1 4 2 8 -5 -2 10 -10। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा -4 और +4 -3। ये तो हो गया 0 और ये 8 -2 -2 ये जगह +2। ये हो गया दोस्तों -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया डज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बाद हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये मैं मिटा देता हूं। अब हमारा मेन पॉइंट जल्दी से आए यहाँ पे, जो हमें करना है अब उस चीज को करें हम। यहाँ पे देखिए a इंटू बी हमने कितना निकाल रखा है मल्टीप्लाई करके, i आया था। अगर हम दोनों ही साइड्स में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू बी इक्वल्स टू a
इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू आई से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ए इनवर्स। देखिए मैट्रिसेस जो होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी इंटू बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। इसका मतलब दोस्तों ए इनवर्स कितना आ गया, बी के इक्वल। इसीलिए हमसे कहा गया था कि ए और बी का प्रोडक्ट निकालिए एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब जब हमें ए इनवर्स की जरूरत जहां पे होगी वहां पे हम सीधे सीधे बी को लिख देंगे। तो एक बार दोस्तों हम जो तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों एक बार देखिए, हमने यहाँ पे तीनों ही जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये है फर्स्ट। सेकेंड में दोस्तों +2 इधर है तो हमने इधर भेज दिया -2, तो ये हो जाएगा सेकेंड, इसको सेकेंड हो जाएगा। चलो इसको भी यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, और ये हो जाएगा थर्ड। तो चलिए इसको पहले हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लें। आप देखिएगा ध्यान से, पहले है कोफिशिएंट्स 3 -6 -1, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 फिर -6 फिर माइनस का 1। इसके बाद है 2 -5 -1, 2 -5 -1, और थर्ड रो है -2 4 1, कितना हो जाएगा -2 4 1। नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम रहेगा x y z, और यहां पे दोस्तों हो जाएगा कितना 3 -2 5, 3 -2 5। तो दोस्तों एकदम देखिए यहाँ क्लियर है, क्वेश्चन पेपर में देखता हूं एकदम क्लियर है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए दिया है 3 -6 -1, 2 -5 -1, -2 4 1, तो एकदम क्लियर है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा ए। जो कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड वाला इसको लिखेंगे x, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे c लिख देंगे। ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, c हो जाएगा ये। तो हम a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे लेफ्ट से, तो x हो जाएगा हमारा a इनवर्स c, a इनवर्स c हो गया। अब a इनवर्स हमने फाइंड क्या किया है, b, तो कितना होगा b इंटू सी। इसका मतलब अब हम b और c को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं दोस्तों, b और c को मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहां दोस्तों हमने समय बचाने के लिए लिख लिया है। इसके बाद देखिए b और c को हमें मल्टीप्लाई करना है। यहां आप ध्यान से देखना, हमें b और c को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना होगा, 3 1 जा 3, -2 इंटू -2 प्लस 4, -1 इंटू 5 माइनस का 5। ऐसे ही 0 इंटू 3 कितना होगा 0, -1 इंटू -2 प्लस 2, -1 इंटू 5 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 5 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू -2 0, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15। ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हमने देखिए सॉल्व कर लिया है। 4 + 3 7 - 5 2, 2 - 5 -3, 6 + 15 21, और यहाँ पे जो कैपिटल X है वो है क्या, कॉलम मैट्रिक्स है x y z। x 2 के इक्वल हो जाएगा, y -3 के इक्वल हो जाएगा, और z 21 के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 32। अब चलिए दोस्तों जल्दी से 33 में 2 पार्ट्स हैं ए और बी, तो कोशिश करते हैं एक पार्ट तो कम से कम हो ही जाए। तो मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं पहले इसको मिटा के।
तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इवेलुएट 33A है हमारा, इवेलुएट 0 to 1 log 1 plus x by 1 plus x square dx। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 plus x दिया है और 1 plus x स्क्वायर। अगर हम tan थीटा रख दें तो 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ भी dx sec स्क्वायर थीटा आएगा, दोनों कट जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल्स टू tan थीटा। तो थोड़ा सा इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, अगर दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ tan थीटा। और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ थीटा। और यहाँ पे कितना आया है 1, तो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ थीटा। तो यहाँ से दोस्तों dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब साथ ही साथ यहाँ पे हम लिमिट भी देखिए, 0 और 1 जो लिमिट है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ये x के रिस्पेक्ट में है। तो जब हम x को थीटा के टर्म में लिखेंगे तो हमारा ये जो लिमिट भी है वो थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। तो पहले चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल्स टू, i से डिनोट कर देते हैं इसको। पहले लिखते हैं यहाँ पे log 1 plus tan थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस x की जगह tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ dx कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट 0 दिया है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। लोअर लिमिट की हम बात करेंगे, लोअर लिमिट मतलब जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका मतलब हमारा tan थीटा 0 है, और tan थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। अब अपर लिमिट क्या है, वह यहाँ पे 1। देखिए अपर लिमिट है यहाँ पे 1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 4। सबको पता है tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पाई बाई 4। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा, आप NCERT दोनों ही पार्ट्स को खूब अच्छे से करो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, अब आप देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना उसको आप मेंशन कर दो यहाँ पे। तो लिखिए अप्लाइंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू a fx dx
इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। करीब 80% जो एनसीईआरटी में डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज वाले, जहां प्रॉपर्टी यूज करना है, तो 80% क्वेश्चन में तो यही प्रॉपर्टी यूज होता है। तो हमें खूब पढ़ना सब है, इस पे कुछ और क्वेश्चन कर डालो आप, जो भी एनसीईआरटी के अलावा और भी जहां से भी आपको प्रॉब्लम्स मिले, इनका खूब प्रैक्टिस करो। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है, जिससे एग्ज़ाम टाइम पे हमें दोस्तों समय की बहुत ज़रूरत होती है। पेपर इतना लेंदी होता है कि आपको बिना रुके कंटिन्यू लिखना रहता है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों कि सोचने पे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो i कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0 टू π/4, और ये हो जाएगा log 1 प्लस, देखिए a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 0 टू a, 0 टू π/4, तो थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 10 ना होगा, π/4 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा d थीटा। इसके बाद यहाँ क्या होगा, tan a माइनस b, कितना होगा tan a माइनस b करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे आप इसको ध्यान से, ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 टू π/4, ये हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा डी थीटा। अब एक चीज बहुत ही क्लियर है कि tan π/4 कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे tan π/4 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0 टू π/4 log 1 प्लस कितना होगा 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा d थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जैसे 1 है ना, तो यहाँ 1/1, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 0 टू π/4, 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, और हो जाएगा यहाँ पे d थीटा। ध्यान से देख लेना आप इसे। अब देखो tan थीटा और माइनस tan थीटा क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल, tan थीटा से माइनस tan थीटा हो जाएगा कैंसिल। हाँ दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि जैसे ही हमारा सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट होगा, हम फिर रिवीजन वाले वीडियोस बनाएंगे, जिसमें डेली कितने क्वेश्चन होंगे वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर एमसीक्यू टाइप का है, 2 नंबर वाले हैं 3 नंबर, तो 4 से 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए। और अगर ज़्यादा लॉन्ग आंसर है तो 1 या 2 क्वेश्चन, जिससे कम समय में आप, कम समय वेस्ट हो रिवीजन में, बाकी अपनी भी पढ़ाई करते रहो आप। तो i कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू π/4, 0 टू π/4, और यहाँ क्या होगा log, देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा d थीटा। अब देखिए log x/y, log x/y कितना होता है, ये होता है log x माइनस log y। डिवाइड में क्या होता है माइनस, इनटू में क्या होता है प्लस। तो i कितना हो जाएगा यहाँ पे, i होगा 0 टू π/4
ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे d थीटा। अब हम क्या करेंगे, log 2 को अलग और log 1 प्लस tan थीटा को क्या करेंगे, अलग से इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। ये log 2 कांस्टेंट भी है तो हम यहाँ लिख के यहाँ पे d थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब ये हमारा i के इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू, यहाँ तो हमने log 2 को बाहर ले रखा है, log 2, और यहाँ क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे है d थीटा तो आएगा इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4। और ये क्या है दोस्तों, अगर आप इक्वेशन 1 से देखें तो ये कुछ नहीं, हमारा i ही है जिसे हम कर रहे हैं यहाँ पे माइनस का i। तो माइनस i इधर आएगा तो i प्लस i, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों log 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का 0, तो पाई बाई 4 ही आएगा। ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू log 2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2i इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अब 2 मिनट और है बस, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। कहीं दोस्तों समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दिया करो। तो कितना होगा, 2i इक्वल्स टू पाई बाई 4 log 2, i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 को हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 33B से हम सॉल्व करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछला भी वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इससे आपका सैम्पल पेपर खूब अच्छे से तैयार होगा और एक बोर्ड एग्जाम का एक आइडिया मिल जाता है हमको कि सैम्पल पेपर करने से हमको कई फ़ायदा होता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज़ कितनी है, किस पोर्शन से कितनी मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक पे या किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस है, ये बहुत फ़ायदा होता है। ये चीज़ें हमको पहले से पता चल जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।